यहाँ पे हम नेक्स्ट वर्किंग डे बोल रहे हैं, नेक्स्ट डे नहीं। तो नेक्स्ट वर्किंग डे मतलब कि अगर नेक्स्ट डे भी हमारा बैंक हॉलीडे है या फिर संडे है, तो उस केस में भी हम नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा हमारा, उस डेट पे हम पेमेंट करेंगे। जबकि अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो उससे एक दिन पहले हम पेमेंट करेंगे। ऑलराइट, सो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। सो देखिए, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का क्या मतलब होता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ए और बी है। तो ए है ड्रॉवर और बी है ड्रॉई, और यहाँ पे जो पेमेंट होनी है वो होनी है 3 महीने के बाद। बिल ड्रॉ हुआ है 1 जनवरी को और पेमेंट होनी है 4 अप्रैल को। सो जिस दिन सेल हुई थी दैट इज ऑन 1 जनवरी, ए को उस दिन पैसे की जरूरत नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया ऑन बी। ऑलराइट, लेकिन 1 महीने बाद दैट इज 1 फरवरी इसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो ये अब बी से डिमांड तो नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 3 महीने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। 3 महीने से पहले ए बी से पेमेंट के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो ए क्या कर सकता है, ए जा सकता है अपने बैंक के पास और वहां पे जाके उनको ये बोल सकता है कि मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसका अमाउंट है 10,000 रुपीज का, और ये जो पेमेंट मुझे मिलने वाली है ये है 4 अप्रैल की, मतलब 4 अप्रैल को मुझे पेमेंट मिलेगी, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है आज, मतलब 1 फरवरी को ही मुझे पैसे की जरूरत है। तो आप मुझे आज पैसे दे दीजिए, अपना कोई डिस्काउंट चार्जेस कर लीजिए, और जब 4 अप्रैल आएगा दैट इज डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी, तो आप बी से अपना अमाउंट रिकवर कर लेना। तो यहां पे बैंक क्या करता है कि 10,000 में से मान लीजिए 500 या फिर 200 या फिर जो भी बैंक चार्जेस हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे या फिर जो भी एप्लीकेबल होंगे वो डिडक्ट करके वो हमें अमाउंट प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 500 का अमाउंट है तो 500 डिडक्ट करके बैंक हमें कितना पैसा प्रोवाइड कर देगा, 9500। तो ए को कितने पैसे मिल जाएंगे, 9500 आज के दिन ही, मतलब 1 फरवरी को। और जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी तो ये जो बैंक है ये रिकवर कर लेगा बी से 10,000 रुपीज। तो 500 रुपीज बैंक भी अर्न कर लेगा, ए को भी फायदा हो गया कि उसको पैसे पहले मिल गए और बी को भी फायदा हो गया कि उसको पेमेंट के लिए टाइम मिल गया। ऑलराइट, सो इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। ऑलराइट, सो यहां पे आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है जब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कि यहां पे जब भी आपको एक परसेंटेज गिवन होगा, अगर मान लीजिए अगर यहां पे ये 500 का डायरेक्ट चार्जेस ना गिवन हो के हमें बोला होता कि बैंक इज टू चार्ज पर एनम, कि जो इसके चार्जेस हैं डिस्काउंट करने के वो है 6% पर एनम, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 10,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये जो 6% है ये पर एनम है, पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का अमाउंट। लेकिन क्योंकि हमने जो ये बिल डिस्काउंट कराया है ये कराया है 1 फरवरी को और पेमेंट हो जाएगी 4 अप्रैल को, तो 2 महीने का ही टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2/12 हम कर देंगे, तो ये जो हमारे बैंक चार्जेस हैं ये आ जाएंगे 100 रुपीज। ऑलराइट, सो 100 रुपीज डिडक्ट करके बैंक 9900 रुपीज ए को वापस कर देगा। सो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसके अलावा नेक्स्ट जो बैंक से रिलेटेड टॉपिक है यहाँ पे वो है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब होता है कि कई बार जो ड्रॉवर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ये ध्यान रख सके कि जो जो बिल उसने ड्रॉ किए हैं उसके बदले में उसे पेमेंट मिली या नहीं मिली। तो यहाँ पे वो अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये बिल है और मेरे बिहाफ पे आपको इस डेट पे इस पर्टिकुलर पर्सन से ये अमाउंट रिसीव करना है। तो यहाँ पे बैंक अपना काम करता है और जो ड्रॉवर है उसके बिहाफ पे पैसा रिसीव कर लेता है और उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सो ये एक सिंपल एक एजेंट की तरह से काम करने वाली बात हो गई जहां पे ड्रॉवर की तरफ से बैंक एज अ एजेंट काम करता है। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब देखिए एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और पार्टी है सी, और सी जो है ये ए का क्रेडिटर है, मतलब कि ए को कुछ पेमेंट करनी है सी को। अब यहां पे ए क्या कर सकता है, अब देखिए ए को रिसीव करना है बी से 10,000 रुपीज और ए को मान लीजिए सी को भी पेमेंट करनी है 10,000 रुपीज।
तो यहां पे ए क्या कर सकता है, ए बी को ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप ये 10,000 रुपीज मुझे देने की बजाय आप डायरेक्ट सी को दे देना। इसका मतलब है कि इसके पास जो बिल है वो ये किसको ट्रांसफर कर देता है, ये सी को ट्रांसफर कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट, कि ए ने जो अपना बिल है वो किसको ट्रांसफर कर दिया है, सी को ट्रांसफर कर दिया है। सो इसी को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। तो यहां पे जो बी है वो किसको पेमेंट करेगा, सी को, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक बियरर डॉक्यूमेंट है, जिसके पास होगा उसी को पेमेंट मिलेगी। तो अगर सी के पास बिल है तो सी को ही पेमेंट यहां पे मिलेगी। इस केस में बैंक के पास बिल था तो पेमेंट किसको मिल रही थी, बैंक को। ऑलराइट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसऑनर का। अब देखिए डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब होता है कि जिस दिन जो हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी है, जैसे इस केस में 4 अप्रैल, इस पर्टिकुलर डेट पे जो बी है वो ए को पेमेंट नहीं कर पाया किसी भी कारण से, तो इसको हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। जहां पे ड्रॉई ड्रॉवर को पेमेंट नहीं कर पाता है, इसी को हम बोलते हैं डिसऑनर। ऑलराइट, अब यहां पे डिसऑनर के केस में हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हो सकता है कि बी ए को बोले कि भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर पाया, मेरे ऊपर एक एडिशनल एक इंटरेस्ट चार्ज कर लो और 2 महीने का एक और बिल मेरे ऊपर बना दो। तो इस चीज को हम बोलते हैं रीन्यूअल ऑफ अ बिल, जहां पे हम पुराना बिल या तो कैंसिल आउट कर देते हैं या फिर वो डिसऑनर हो जाता है, तो उस केस में हम एक नया बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, सो उसको हम बोलते हैं रीन्यूअल ऑफ अ बिल। इसके अलावा यहां पे एक और टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे, रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए अभी हमने डिसऑनर के बारे में स्टडी किया था कि अगर बी ए को पेमेंट नहीं कर पाता है 3 महीने के अंदर अंदर या फिर 4 अप्रैल को, तो उस केस में बी के ऊपर एक और इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की तो यहां पे ए बी के ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट का मतलब होता है कि जहां पे बी जो है वो 4 अप्रैल से पहले की डेट पे किसी भी डेट पे पेमेंट कर देता है। मान लीजिए कि ये पेमेंट कर देता है 4 मार्च को, तो मतलब इसने 1 महीने पहले पेमेंट कर दी है, तो ये ए से क्या रिक्वेस्ट कर सकता है कि क्योंकि मैंने आपकी पेमेंट टाइम से पहले कर दी है तो मुझे कुछ फायदा होना चाहिए, मतलब मुझे कोई डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो यहां पे जो ये डिस्काउंट होता है इसको हम बोलते हैं रीबेट। ऑलराइट, सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रीबेट, कि रिटायरिंग मतलब बिल को खत्म करना, उसको एंड करना, और इसके बदले में रिबेट मतलब डिस्काउंट रिसीव करना। ऑलराइट, अब ये जो डिस्काउंट है ये ए के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, क्योंकि ए डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, जबकि बी के लिए ये इनकम होगी क्योंकि बी इनकम रिसीव कर रहा है या फिर डिस्काउंट रिसीव कर रहा है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ड्रॉअर होता है, अब यहाँ पे ड्रॉअर के पास भी एक बिल होगा और ड्रॉई के पास भी एक बिल होगा। अब ड्रॉअर के पास जो बिल होता है उसके बदले में उसको कुछ अमाउंट मिलने वाला है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ऑलराइट, सो इसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इस पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट ड्रॉअर को ड्रॉई से पैसा मिलेगा, तो इसीलिए रिसीव कर रहा है, तो रिसीवेबल। जबकि अगर हम बात करें बी की, दैट इज ड्रॉई की, तो यहां पे इसके पास जो बिल है उसके बदले में इसको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, इसको पे करना पड़ेगा, इसीलिए इसके पास जो बिल होता है इसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल। ऑलराइट, सो ये ध्यान रखिएगा कि ड्रॉअर के पास होता है बिल्स रिसीवेबल, जो एक एसेट होता है क्योंकि इसके बदले में इसको कुछ अमाउंट रिसीव होने वाला है। सो यहां पे मैं लिख देता हूं बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट एसेट। जबकि अगर हम बात करें बिल्स पेबल की, तो ये हमारी एक लाइबिलिटी है क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। सो दिस इज अ लाइबिलिटी। ऑलराइट, सो ये था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थियोरेटिकल पार्ट। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टडी करेंगे। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का, बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, वो हम स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों की बुक्स में, ड्रॉअर की बुक में और ड्रॉई की बुक में हम किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।